दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में, परिवहन के बारे में। और आज परिवहन का आखिरी चैप्टर आपके पास ये है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एयरलाइंस के बारे में, ठीक है। यानी जो वायु परिवहन है और वायु परिवहन से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो पाइपलाइन दे रहा दोस्तों, पाइपलाइन परिवहन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो डिट्टो वही चीजें, यहाँ कुछ नया नहीं है। तो बेसिकली आज के टॉपिक जो है वो आपका क्या है, पाइपलाइन परिवहन नहीं है, उसमें वायु परिवहन के बारे में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लिख रहा है कि वायु परिवहन, वायु परिवहन मतलब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट, अब एयर ट्रांसपोर्ट होता है कि आप सभी इसके बारे में जानते हैं सर, वही है यानी हवाई अड्डे पे जाकर जहाज में बैठना और एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना है। तो ट्रांसपोर्ट का तो मतलब यही है ना कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अपने स्थान को परिवर्तित कर किसी अन्य स्थान तक आसान माध्यमों से जा सके, यही है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये हम वायु परिवहन की बात करें, यानी एयर के माध्यम से आप ट्रांसमिट करोगे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाओगे। तो यहां पर दे रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा है वायु परिवहन, परिवहन का सबसे द्रुत, द्रुत माने होता है तेज, सबसे तेज वाला साधन है। इसके द्वारा भौगोलिक दूरियों को कम करके विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया गया। यानी पृथ्वी के एक छोर से अगर आपको दूसरे छोर भी जाना है तो आपके लिए अब चुटकियों की बात रह गई, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हो। आप एक जनरल सी बात करो, अगर किसी दो स्थानों के बीच में 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दूरी है, अगर उस डिस्टेंस को पूरा करना है तो ट्रेन को पूरा करने में कम से कम 20 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर आप प्लेन के माध्यम से जाएंगे तो आप मैक्सिमम और मैक्सिमम 1.5 घंटे में उस स्थान तक विजिट कर सकते हैं। तो कहां 20 घंटा और कहां 1.5 घंटा, मतलब आपका कितना समय बचा, ठीक है। तो पूरा विश्व आज एक गांव बन चुका है, कहीं पर भी जाना एकदम आसान काम है। आगे लिख रहा भारत जो है 103 देशों के साथ वायु परिवहन का द्विपक्षीय समझौता किया। द्विपक्षीय समझौता को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं बाइलेटरल, क्या बोलते हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है। बाइलेटरल एग्रीमेंट मतलब कि हम और आप दोनों भी लोगों के बीच में समझौता होगा। ऐसा है नहीं ना कि हमारी जहाजें सिर्फ आपके यहां जाएंगे और आपकी जहाजें नहीं आएंगे, ऐसा है क्या, नहीं। तो याद रखिए यहां पर एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। यहीं अगर एक पक्षीय समझौता होता तो उसको यूनिलेटरल नाम दिया जाता है। एक पक्षी मतलब यूनिलेटरल और द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल, ठीक है। तो यहां पर बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है 103 देशों के साथ, यानी हमारी फ्लाइट अलग अलग 103 देशों में जा सकती है और आ सकती है, वहां की फ्लाइट का आना जाना भी लगा रहता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह एयरपोर्ट कैसा एयरपोर्ट हो, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट में भी कई वैरायटी के एयरपोर्ट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, प्रधान एयरपोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद मध्यम होते हैं, फिर लघु होते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के एयरपोर्ट होते हैं। उन 4 में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केवल वहीं पर इंटरनेशनल विमानें आ सकती हैं, वो हर जगह पर लैंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो कुछ निश्चित स्थानों पर, भारत में कुल 25 ऐसे स्थान हैं जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। तो आप इसको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर भारत का 103 देशों के साथ वायु परिवहन का द्विपक्षीय समझौता है। भारत को वायु परिवहन की दृष्टि से विश्व में नहीं दोस्तों, याद रखें, भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि 1911 में भारत की जो पहली फ्लाइट थी वो इलाहाबाद से नैनी भेजी गई थी। हालांकि इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, इसमें डाक परिवहन किया गया था, ठीक है। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, 1911 में पहली फ्लाइट भारत में चली थी, ठीक है, उसको याद रखिएगा। तो याद रखेगा भारत में यह प्रथम विमान डाक सेवा का शुरुआत किया गया था। आगे चल के दोस्तों 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की भी स्थापना हुई। किसकी, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई और उसके साथ फिर यह कार्यक्रम और आगे बढ़ा। इसके तहत दोस्तों पाकिस्तान उस समय, क्योंकि भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो पाकिस्तान में जो लाहौर है, लाहौर से कराची तक एक बार फिर से प्लेन चलाई गई, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज पाकिस्तान में हो गया, उस समय भारत का हिस्सा था। मामला था 1933 का, इसके पहले 1911 का मामला था। तो 11 के बाद 33 आप याद रखेगा, ठीक है। आगे लिख रहा, देश के भीतरी भागों में विमान सेवाओं के संचालन के लिए एक कारपोरेशन बनाया गया, भारतीय विमान कारपोरेशन, यानी भारतीय विमान निगम, ठीक है।
भारतीय विमान निगम, यहां पे कारपोरेशन रखेगा, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन नहीं होगा, कारपोरेशन, क्योंकि निगम जो शब्द है, निगम का इंग्लिश होता है कारपोरेशन। जैसे आपने LIC का नाम सुना होगा, ठीक है, लाइफ इंडिया कारपोरेशन, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों कुल 8 कंपनियां हैं, भारतीय विमान निगम के अंतर्गत कुल 8 कंपनियां हैं। इन 8 कंपनियों का काम क्या है, तो एयरलाइन की सुविधाएं प्रदान करना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनको नियंत्रण में रखना, ये सब उनके कार्य हैं, ठीक है। तो ये 8 कंपनियां हैं, उनको भी आपको याद रखना है। आगे लिखा देश के दूसरे वैमानिक कंपनी, मतलब ये तो पहली कंपनी थी, ठीक है, भारतीय विमान निगम पहली कंपनी हो गई। जो दूसरी मुख्य कंपनी बनाई गई उसका नाम है एयर इंडिया। क्या नाम है? एयर इंडिया। एयर इंडिया बनाने का मकसद हमारा यह था कि विदेशों के साथ हमारे जो संबंध है वो मजबूत हो सके, प्रगाढ़ हो सके। तो लिख रहा है एयर इंडिया की स्थापना विदेशों के लिए विमान सेवाएं शुरू करने के लिए की गई, ठीक है, और इसके द्वारा विश्व के 96 देशों को आपस में जोड़ा गया, ठीक है, किसके द्वारा? जिसमें एयर इंडिया का काम चल रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, किसी बाहर देश में जाना है, तो आपको उसके लिए किस फ्लाइट को लेना पड़ेगा? याद रखिए, पहली बात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही आपको फ्लाइट मिलेगी, कंडीशन 1, और कंडीशन 1 के बाद कंडीशन 2 जो है वो एयर इंडिया कंपनी आपको इस तरह के फ्लाइट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब और भी कंपनियां आ गई हैं, बाकी ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां वो डोमेस्टिक ही चलती हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू उड़ान से संबंधित, मान लो मुंबई से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से कलकत्ता जाना हो, कलकत्ता से बेंगलोर जाना हो, बेंगलोर से मुंबई आना हो, मुंबई से जो है वाराणसी आना हो, ठीक है, वाराणसी से लखनऊ जाना हो, लखनऊ से जम्मू जाना हो, पटियाला जाना हो, तो फिर ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा इन 2 निगमों के अतिरिक्त जनवरी 1981 में देश में घरेलू उड़ानों के लिए डोमेस्टिक जो फ्लाइट थी, ठीक है, उनके लिए वायुदूत नाम का एक तीसरा भी कार्यक्रम शुरू किया। ये वायुदूत क्या करता है? ऐसे स्थान जहां पर एयरपोर्ट नहीं है, जहां पर लैंडिंग की ठीक व्यवस्थाएं नहीं है, या जो खतरनाक जगह है, जो खास करके पहाड़ी पर है, काफी ऊंचे हैं, ठीक है, तो ऐसे जगहों पर वायुदूत को बनाया गया। ऐसे जंगम मतलब कठिन जगहों पर वायुदूत क्या करता है? ये सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है देश में हवाई अड्डों पर उनकी कार्यात्मक विशेषता और महत्व तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के आधार पर 4 तरह के एयरपोर्ट देखने के लिए यहां पर मिलते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के एयरपोर्ट मिलते हैं, जिसमें से पहला है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। सरकार लगातार इसको बढ़ाने के लिए चल रही है, ठीक है। अगर ओवरऑल बड़े में देखा जाए प्रधान में, तो 100 एयरपोर्ट भारत में बन चुके हैं। 100वां एयरपोर्ट अभी हाल ही में बताया गया था, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। प्रधान हवाई अड्डा लिख रहा है छोटे बड़े सभी प्रकार के वायुयानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बाद मध्यम श्रेणी के और लास्ट में छोटे हवाई अड्डे हैं। तो 4 श्रेणियां हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ध्यान देना हो वायु परिवहन के लाभ क्या हैं, तो कई सारे लाभ हैं। ये लाभ बताने वाली बात तो है नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार। लिख रहा है वायु परिवहन के माध्यम से सुदूर और कठिन भूभागों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल कम समय में समय की बचत होगी और बहुत कम समय में जो बहुत दूर के स्थान है वहां पर पहुंचा जा सकता है, ये इसका लाभ है। दूसरा है यह था पर्वतों, मरुस्थलों और वनों, घने वनों, दलदली क्षेत्रों को आसानी से पार किया जा सकता है या उन स्थानों पर भी पहुंचा जा सकता है। वायु परिवहन आपातकालीन स्थितियों, युद्ध काल और प्राकृतिक आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको कहीं अचानक से शिफ्टिंग कराना हो तो वायु परिवहन के माध्यम से आप तत्काल शिफ्टिंग करा सकते हैं। नागरिक उड्डयन, जो सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन, इसके बारे में जान लीजिए। इसमें क्या दोस्तों, तो नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए तमाम नीतियां बनाई गई, उसके बारे में है। लेकिन देश में नागरिक उड्डयन के लिए समुचित विकास करना, तत्संबद्ध नीति निर्माण करना। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक जो भारत सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई थी, जिसमें था, उस योजना का नाम था उड़े देश का आम नागरिक। क्या? उड़े देश का आम नागरिक। जिसमें उड़ान योजना आई थी, तो मतलब मिनिमम फेयर पे कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए वायु परिवहन की तरफ, एयरलाइंस की ओर, ताकि एयरलाइन जो लगातार घाटे सह रही हैं उनको फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एयरलाइन का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसके लिए जो है सस्ते दामों पर, कम दामों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए इसके फेयर भी काफी कम किए गए। लिख रहा है तत्संबंधी निर्माण संबंधी तथा उनके क्रियान्वयन और नियमन की पूर्ण जिम्मेदारी किसकी है? एक मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उस नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम यह है कोई इन कार्यों के लिए नीतियां बनाए कि कैसे बढ़ाया जाए, क्या पॉलिसीज बनाया जाए, कैसे उनका नियमन किया जाए, नियंत्रण किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए।
ये सब काम किसका है? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है। आगे लिख रहा है इसके कार्यों में हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं, वायु यातायात सेवाओं, यात्रियों और माल की उपयुक्त ढुलाई। आजकल आपको पता होगा दोस्तों, फ्लाइट के माध्यम से माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है। इसके ढुलाई होगा, ढलाई नहीं, ढुलाई। नागरिक उड्डयन की शुरुआत, सुरक्षा लाइसेंस, वायुयान पायलट, वायुयान का रख रखाव, ये सभी काम इन कार्यों के अंतर्गत आते हैं, इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। पूरा देखरेख, पूरा मैनेजमेंट उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि एक भी अगर दिक्कत हुआ तो जान लीजिए अंगुलियां उठने में देर नहीं लगती हैं। आगे लिख रहा है एयर इंडिया हो गया, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस हो गया, जिसमें जेट एयरवेज हैं, आपका गो एयर का नाम सुना होगा, स्पाइस जेट का नाम सुना होगा, कई सारे तो आए और बंद भी हो गए, ठीक है। तो उसको आप याद रखेगा, इस तरह के तमाम एयरलाइन है तो आप नाम याद रखेगा। हवाई अड्डे की बात करें तो लिख रहा भारत में कुल छोटे बड़े मिलाकर के टोटल लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, जिसमें कई अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, मतलब अभी उन पे निर्माण कार्य जारी है। आगे लिख रहा है माल वाहन, जिसको हम कार्गो का नाम देते हैं, तो कार्गो का काम ही है वायु मार्ग के माध्यम से सामानों की ढुलाई करना, ठीक है। तो लिख रहा वायु मार्ग से अधिक तेजी से माल वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 1992 में एक और नीति लाई गई थी, ओपन स्काई एयर, ठीक है, मुक्त आकाश नीति लाई गई थी, जिसको इंग्लिश में ओपन स्काई पॉलिसी बोलते हैं। ओपन स्काई पॉलिसी के तहत क्या था कि कोई आसमान में कितनी भी जहाजें चला सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन किसके लिए? माल ढुलाई के लिए, ठीक है। तो याद रखिए असीमित वायुयान चलाने की एक नीति बनाई गई, ये विदेशी एयरलाइन को आकर्षित करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। सरकार द्वारा वायु माल वाहन को अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ, जिसको IATA बोलते हैं, उसके द्वारा जो है उसके आधार पर, बाजार शक्तियों का आधार पर आधारित किया जाता है, उसको आप याद रखेगा। वायुयान कंपनियों की बात कर लें, जैसे एयर इंडिया कंपनी की बात कर लें, तो देश की आजादी मिली 1947 में और जून 1948 में एयर इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। एयर इंडिया का काम क्या है दोस्तों? एयर इंडिया का मैंने शुरू बताया कि 96 देशों के साथ इसका भी संबंध हो चुका है, जिसमें अपने ये सुविधाओं को प्रदान करता है, यानी विदेशों से यात्रियों को लाने और ले जाने का कार्य जो है ये करता है, या भारतीय व्यक्ति को किसी दूसरे देश में जाना हो तो उसके लिए एयर इंडिया काम कर रहा है जून 1948 से। आगे लिख रहा है इंडियन एयरलाइंस, एक अलग एयरलाइंस है, एयर इंडिया अलग है, इंडियन एयरलाइंस अलग है, याद रखेगा। इसकी स्थापना 1953 में किया गया था, मुख्यालय दिल्ली में है, और ये डोमेस्टिक फ्लाइट भी उपलब्ध कराता है, और डोमेस्टिक फ्लाइट उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन एयरलाइंस, सबसे महंगा टिकट इसका होता है। वर्तमान में इसके पास 73 विमानों का बेड़ा है, इसको भी आप याद रखेगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर क्या करता है? सबसे विश्वसनीय कंपनी है जो हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान करता है, यानी अचानक से मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, कहीं आपातकाल किसी को आना जाना है, कुछ भी करना है, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर सुविधा यहां पर, उसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको 1985 में स्थापित किया गया था, तो जो भी दुर्गम स्थान है वहां पर ये काम करता है, या जहां पर पेट्रोलियम अगर निकालने के लिए लोगों को स्थल से किसी बड़े स्थान पे जाना पड़ता है, ठीक है, तो वहां तक भी लेके जाने का काम करता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है, इसको याद रखेगा। अब देखो कई सारी समस्याएं बताई जा रही है कि वायु परिवहन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे पहली समस्या दे रहा है कि घाटे में चलना। देखिए ज्यादातर एयरलाइन जो लगातार घाटे में चल रही हैं, घाटे में चलने के पीछे उनका रीजन ये है कि उनका रख रखाव, मेंटेनेंस, वहां पे काम करने वाले लोग, ये सब खर्चे उनके ज्यादा हैं, जबकि इनकम उनको नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि महंगा होने की वजह से ज्यादातर लोग फ्लाइट का सफर नहीं करते हैं, वो ट्रेन से जाना चाहते हैं, ठीक है, या जो सबसे सस्ते साधन है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में एयरलाइन को बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। और इसको पूरा करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि जब तक एयरलाइन का टिकट सस्ता नहीं होगा या लोगों की आय नहीं बढ़ जाती, तो लोगों की आय तो अचानक से बढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ, एयरलाइन का टिकट सस्ता किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने अभी नीतियां बनाया था, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें जो है किलोमीटर के हिसाब से रेट डिसाइड करने का प्लान था सरकार का, तो इसको भी आप जरा याद रखेंगे। आगे लिख रहा है कि हड़ताल संबंधी दिक्कतें। अब देखिए जहां पर भी एयरपोर्ट वगैरह वहां पर बहुत हड़ताल होता है, वहां के कर्मचारी क्या होते हैं कि उनके पूरे नियंत्रण में एयरपोर्ट होता है, ऐसे में वो बार बार हड़ताल करते हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन के चक्कर में लोग एक दूसरे से कम जाकर के अपना क्या बेचना चाहते हैं, टिकट बेचना चाहते हैं। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां निजी क्षेत्रों से जो है कम्पीट नहीं
कर पाती हैं, और निजी क्षेत्र को बंद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि निजी क्षेत्र को बंद कर दिए तो अकेले सरकार की बस की बात नहीं कि इस पूरे सेवा का फायदा उठा सके या दे सके लोगों को, ठीक है। तो ऐसे में जो सरकारी कंपनियां खास करके घाटे में चली जाती हैं। पुराने वायुयान का जो है कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनके पास जो विमान है वो 20-20 साल से अधिक पुराने विमान है, ऐसे में उनको उड़ाना थोड़ा सा खतरा है, ठीक है। तो याद रखिए इस वजह से अभी उनको नई टेक्नोलॉजी के विमान चाहिए, तो ऐसे में उनके पास एक बड़ा पूंजी होना चाहिए, तब तो हो पाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 2-4 करोड़ का मामला है कि एक जो है विमान खरीद लिया, बहुत पैसे लगते हैं। ऐसे में सबको रिन्यू कर देना, एकदम नया कर देना, ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। महंगे किराया ज्यादा होना मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। कारण नई विमान नीति 2016, दोस्तों जब मोदी जी की सरकार बनी, पहला कार्यकाल आया 2014 में, तो 2016 में उन्होंने एक नई नीति बनाया जिसके लिए नई विमानन नीति। इस नीति में क्या किया गया कि जो मंत्रिमंडल था उसने कुछ विशेषताएं बताई। जैसे अभी तक क्या था कि भारत में 80 मिलियन लोग जो हैं ये वायुयान का सफर करते थे, ठीक है, एयरलाइन का इस्तेमाल करते थे। बट अभी अगला टारगेट रखा गया कि 2022 तक हम लोग इस 80 मिलियन को 300 मिलियन में बदल देंगे, यानी लगभग 4 गुना। वैसे 4 गुना तो 320 होगा, बट आप मान लो कि लगभग 4 गुना करने का प्लान चल रहा है 2022 तक। तो 16 में प्लान बना गया, 22 में एग्जीक्यूट हो जाना है, यानी 6 साल में क्या करना है, क्या कर देना है, ये 80 मिलियन का जो सफर है ये 300 मिलियन में कन्वर्ट कर देना है। लिख रहा है वर्तमान में कार्यरत 77 विमानपत्रों में 52 विमानपत्रों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है, ठीक है। यानी जितने हवाई अड्डे बने हुए हैं उन हवाई अड्डों को आपस में भी जोड़ दिया जाए, उससे भी शहर जो है टचअप में आ जाएंगे। तो याद रखेगा जो अगल बगल के हमारे सार्क कंट्री है, जो सार्क देश हैं, उनसे और दिल्ली के बीच में जो 5000 से कम किलोमीटर की दूरी वाले देश हैं, उनको जो है मुक्त आकाश नीति के तहत लाया जाए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो इसको याद रखेगा। और बाकी पाइपलाइन वाला मैंने पहले पढ़ा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि अगले 4-5 दिनों तक पूरे इंडियन ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह से एक सवाल जवाब की सीरीज चल रही, तो मैं चाहता हूं इंडियन ज्योग्राफी की भी सवाल जवाब की सीरीज चले, लेकिन ये जो सवाल जवाब की सीरीज होगी ये होल ऑफ दिस होगा, यानी पूरे इंडियन ज्योग्राफी से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और अगले कम से कम हफ्ता 10 दिन तक आपको प्रैक्टिस ही कराता रहूंगा, ताकि आपके मन में अगर कुछ डाउट रह गए हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, तो हमारे सवाल जवाब की सीरीज में एक बार डिस्कस हो जाए, ठीक है। बाकी जो मुख्य सवाल जवाब की सीरीज चलती है, आप डेली चैनल पे विजिट करिए, यहाँ पे सब कुछ दिया जाता है। आइए और पढ़ाई करिए। एप्लीकेशन हमारा आ चुका है, एप्लीकेशन के प्रोग्राम से जाके जुड़िए, वेबसाइट से आके जुड़िए, यूट्यूब चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे जाके जुड़ सकते हैं। तो हर सब कुछ दिया गया, आप आइए आराम से जुड़िए, हर जगह जुड़िए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।